हेलो दोस्तों मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर्स को आगे बढ़ाएंगे और पढ़ेंगे लॉ के बारे में। लॉ का मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके टाइप्स अच्छे से समझेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं और साथ में आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, लेकिन हाँ आपको हेल्प बहुत होने वाली है। हम इस चैनल पर लॉ के रिगार्डिंग, सोशियोलॉजी के रिगार्डिंग, पॉलिटिकल साइंस के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा एक नया चैनल है जिसका नाम है ब्लॉग विद ट्विंस, जिसमें हम डेली लाइफ के ब्लॉग्स डालते हैं। आप उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, वहां जाके हमारे ब्लॉग्स देखें और हमें अपनी सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ टॉपिक को शुरू करते हैं। तो अगर मैं इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने की बात करूं तो लॉ का सिंपल सा मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन जो सोसाइटी में बनाए जाते हैं सोसाइटी के मेंबर्स को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। अब मेरे दोस्तों हम सभी को पता है कि वी आर ह्यूमन बीइंग एंड वी लिव इन सोसाइटी। हम सोसाइटी में रहते हैं ना, वी लिव इन स्टेट, वी आर द मेंबर ऑफ स्टेट, वी आर द पार्ट ऑफ स्टेट, वी कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन। तो सोसाइटी में हम सभी लोगों के अपने अपने इंटरेस्ट हैं, हम सभी लोगों के अपने अपने आइडियाज़ हैं, हम सभी लोगों की अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी थिंकिंग है, अपने अपने विचार हैं। जब सभी के अपने अपने विचार हैं, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी थिंकिंग है, तो ऑब्वियस सी बात है सभी लोगों के बीच आपस में कन्फ्लिक्ट्स होंगे, है ना। कन्फ्लिक्ट क्यों होंगे? क्योंकि मैं बोलूँगा ऐसा होना चाहिए, दूसरे का अपना विचार है, वो बोलेगा नहीं ऐसा होना चाहिए। तो लोगों के कन्फ्लिक्ट जो लोगों के बीच हो रहे हैं ये ना हो और लोगों को कंट्रोल किया जा सके, उनको रेगुलेट किया जा सके, इसके लिए सोसाइटी में रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं एंड दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस आर नोन एज द लॉ। आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो इसका बोलने का मेरा मतलब क्या हुआ कि जो लॉ है इट इज़ वेरी वेरी इसेंशियल। जो लॉज होते हैं दे आर वेरी वेरी इसेंशियल फॉर द स्टेट। स्टेट विदाउट लॉ वुड रिजल्ट इनटू अनार्की, वुड रिजल्ट इनटू अनार्की, अराजकता। अगर एक स्टेट में लॉज नहीं होंगे तो वो स्टेट नहीं रह पाएगा, वहाँ अनार्की फैल जाएगी, अराजकता फैल जाएगी, प्रिंसिपल ऑफ माइट इज राइट फैल जाएगा। जो विद्वान है, जो पावरफुल है, वो वीक पर्सन को डोमिनेट करेगा, जो गरीब है वो गरीब रहेगा, जो अमीर है वो अपनी पावर का यूज करते हुए गरीबों का जो है वो उनके साथ गलत करेगा। अर्थात एक स्टेट में लॉ ना हो तो वहां पे अनार्की फैल जाती है। और वहीं पे मैं अगर बोलूं कि अगर एक स्टेट ही नहीं है तो वी कैन नॉट इवन इमेजिन द लॉ। अगर स्टेट ही नहीं है तो लॉ का कोई मतलब ही नहीं है। लॉ विदाउट स्टेट वुड बी मीनिंगलेस। आप लिखोगे सारी बातें, लॉ विदाउट स्टेट वुड बी मीनिंगलेस। अगर एक स्टेट नहीं है, एक सोसाइटी नहीं है तो लॉ का क्या मतलब है? लॉ तो होता ही सोसाइटी में है, लॉ तो होता ही स्टेट में है। लॉ क्यों बनाए जाते हैं? स्टेट के लोगों को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। अगर एक स्टेट में एक स्टेट ही नहीं है, एक सोसाइटी नहीं है तो वहां पे लॉ का कोई मतलब नहीं है, वहां पे लॉ का मतलब ही नहीं बनता। लॉ क्यों बनाए जाएंगे फिर? अगर स्टेट नहीं है तो लॉ किस लिए बना रहे हैं? मतलब लॉ और स्टेट दोनों आपस में क्लोजली कनेक्ट करते हैं। अगर स्टेट है तो उसके लिए हमें कानून बनाने पड़ेंगे और अगर स्टेट ही नहीं है तो कानून किसके लिए बनाने? और अगर कानून नहीं है तो स्टेट फिर पीसफुल स्टेट नहीं रहेगा। कानूनों की जरूरत है, लॉज की जरूरत है स्टेट को पीसफुल स्टेट बनाने के लिए, स्टेट को इफेक्टिव स्टेट बनाने के लिए, स्टेट को सिविलाइज स्टेट बनाने के लिए। अगर एक देश बन गया, स्टेट बन गया, कंट्री बन गई पर उसमें कानून नहीं बनाए गए तो भाई स्टेट जंगल बन जाएगा। जंगल में क्या होता है? जंगल में हर कोई जानवर जो पावरफुल है वो वीक जानवर को मारता है, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, लगाम नहीं होती उसके ऊपर। वही हाल स्टेट में हो जाएगा। जो पावरफुल इंसान है वो बेचारे जो वीक इंसान है उनको मारेंगे, उनको डोमिनेट करेंगे, उनके साथ अन्याय करेंगे। तो लॉज आर वेरी नेसेसरी फॉर मेकिंग द स्टेट अ सिविलाइज्ड स्टेट, मेकिंग अ प्रॉपर स्टेट, पीसफुल स्टेट।
ये सारी बातें आप इंट्रोडक्शन में लिखोगे। अब हम पढ़ेंगे मीनिंग क्या है टर्म लॉ का, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म लॉ। तो मेरे दोस्तों अगर मैं लॉ के मीनिंग की बात करूं तो लॉ कैन बी डिफाइंड एज ए बॉडी ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, बॉडी ऑफ रूल्स एंड regulations which are made for regulating the members of society, which are made for regulating the members of स्टेट या सोसाइटी। तो लॉज क्या होते हैं, लॉज में बॉडी ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस आते हैं जो क्यों बनाए जाते हैं, स्टेट के लोगों को रेगुलेट करने के लिए। तो मैंने आपको पहले बताया कि एक देश में सभी लोगों के इंटरेस्ट सेम नहीं होते, सभी के आइडिया सेम नहीं होते, सोच सेम नहीं होती, तो सभी को कंट्रोल करने के लिए, उनके बीच कन्फ्लिक्ट ना हो इसलिए उनको रेगुलेट करने के लिए जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वहाँ के लोगों के लिए रूल्स बना देती है, रेगुलेशंस बना देती है, उसी को हम कानून बोलते हैं, उसी को हम लॉज बोलते हैं। मेरे दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूँ कि बहुत से लोग लॉ को डिफरेंट टाइप से इसे बताते हैं। कुछ बोलते हैं लॉ का मतलब है एक्ट से, कुछ बोलते हैं लॉ का मतलब है स्टैट्यूट, लॉ मीन्स स्टैट्यूट, कुछ बोलते हैं लॉ मीन्स डिक्री, कुछ बोलते हैं लॉ मीन्स जजमेंट, और कुछ बोलते हैं लॉ मीन्स मॉरल प्रिंसिपल्स, लॉ मीन्स व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। लॉ का मतलब क्या होता है, इट मीन्स रूल्स ऑफ द कोर्ट, डिक्री, जजमेंट, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, इंजंक्शन। सम सेज लॉ मीन्स स्टैट्यूट, एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस, ऑर्डर, ऑर्डिनेंस। सम सेज लॉ मीन्स जस्टिस, मोरालिटी, रीजन, ऑर्डर, व्हाट इज राइट। सम सेज लॉ मीन्स राइट, रेमेडीज। सम सेज लॉ मीन्स टाइटल, रिटन लॉज, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। तो लॉज को लोगों ने अपने तरीके से डिफाइन कर दिया। किसने बोला लॉ का मतलब है जजमेंट से, किसने बोला प्रेसिडेंट से, प्रेसिडेंट का मतलब होता है जो लोग, जो बड़े बड़े कोर्ट्स हमारे जजमेंट्स देते हैं। कुछ ने बोला लॉ का मतलब है स्टैट्यूट से, किसने बोला लॉ का मतलब है कस्टम से, किसने बोला लॉ का मतलब है एक्ट से, ऑर्डिनेंस से। तो लॉ को डिफरेंट लोगों ने अपने तरीके से बताया। ये जनरल सा मीनिंग हो गया। अब हम इसकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, अपने स्कॉलर्स ने लॉ के बारे में कैसे बोला है, तब हमें लॉ की डेफिनेशन, लॉ का पता चलेगा लॉ होता क्या है। मेरे दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक अभी कर दें, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब अभी कर दें। और अगर आप हमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं हमारे एफर्ट्स के लिए तो आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। हमारा गूगल पे नंबर, फ़ोन पे नंबर हमारा है 8298 20 461। ये फ़ोन पे नंबर है, ये गूगल पे नंबर है, ये पेटीएम नंबर है, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है, ये आपकी इच्छा पे डिपेंड करेगा, पर अगर आप करते हैं तो हमें काफ़ी हेल्प होगी। आप कोई भी अमाउंट जो आपको ठीक लगता है आप वो हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और अब आगे देखते हैं, अब इसकी डेफिनेशंस को देखते हैं। तो अब अगर मैं डेफिनेशंस की बात करूं तो वेरियस स्कॉलर्स ने अपने तरीके से लॉ को डिफाइन किया है। अगर मैं ब्लैकस्टोन की बात करूं तो ब्लैकस्टोन बोलते हैं लॉ इन इट्स मोस्ट जनरल एंड कॉम्प्रिहेंसिव सेंस signifies the rule of action whether animated, inanimated, rational और irrational। तो ब्लैकस्टोन का बोलना है कि लॉ जो है वो जर्नल और कॉम्प्रिहेंसिव सेंस में इसका मतलब होता है रूल ऑफ एक्शन, चाहे वो एनिमेटेड हो, चाहे वो इनएनिमेटेड हो, चाहे वो रैशनल हो, चाहे वो इरैशनल हो। वहीं पे सालमन जो है वो क्या बोलते हैं कि लॉ मे बी डिफाइंड एज बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स recognized and applied by the state in the administration of justice। सालमन ने क्या बोला, लॉ का मतलब है बॉडी ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स विच आर अप्लाइड बाय द स्टेट, जो स्टेट अप्लाई करता है, कंट्री अप्लाई करती है। क्यों अप्लाई करती है, फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जस्टिस देने के लिए, लोगों को जस्टिस एडमिनिस्टर करने के लिए। इसके अलावा और भी डेफिनेशंस है, वो डेफिनेशंस भी हम जरूर पढ़ेंगे, फिर हमें लॉ अच्छे से क्लियर हो जाएगा लॉ है क्या। इसके अलावा अगर मैं ऑस्टिन की बात करूं तो जॉन ऑस्टिन क्या बोलते हैं, लॉ इज अ कमांड ऑफ सोवरन फॉलोड बाय सैंक्शंस। लॉ क्या है, एक सोवरन की कमांड है, और अगर कमांड फॉलो नहीं करेंगे बाकी लोग जिनको कमांड दी गई है तो उसके पीछे फिर हमें सैंक्शंस मिलेंगी, पनिशमेंट्स मिलेंगी। तो लॉ क्या है, एक सोवरन अथॉरिटी, उसकी कमांड है जो कि सभी को फॉलो करनी पड़ती है, और अगर फॉलो नहीं करेंगे तो सजा मिलेगी। वैसे ही होल्मस जो है वो क्या बोलते हैं, लॉ मीन्स समथिंग व्हाट द कोर्ट विल डिसाइड, जो भी कोर्ट डिसाइड करेगा वो लॉ बन जाएगा। यहाँ पे आपको बता दूं होल्मस
जस्टिस ग्रे, ये सभी जो है वो ये मानते थे कि भाई लॉ जो है वो वही है जो जजेस बनाते हैं, लेजिस्लेचर लॉ नहीं बनाता। एक्चुअल में जजेस हैं जो डिसीजन देते हैं और फिर लॉ बनाते हैं। जब वो डिसीजन दे देंगे वो लॉ बन जाएगा। इन्होंने बेसिकली प्रेसिडेंट्स, जो प्रेसिडेंट्स मतलब लॉज मेड बाय जजेस, इनको फोकस करने वाले, इनको फॉलो करने वाले जो थे वो होल्मस थे, ग्रे थे, ये याद रखिएगा बात। तो इन्होंने होल्मस ने वही बोला कि लॉ का मतलब है वो सब चीज़ें जो कोर्ट डिसाइड करता है वो लॉ बन जाता है। अब इन डेफिनेशंस को पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे लॉ की फीचर्स क्या है, नेचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या है। अब हम आगे ये पढ़ेंगे। तो अब अगर मेरे दोस्तों मैं लॉ की फीचर्स की बात करूं, नेचर की बात करूं, इसेंशियल्स की बात करूं, सबसे पहला है यूनिफॉर्मिटी। लॉज यूनिफॉर्म होने चाहिए। यूनिफॉर्म लॉज का मतलब है कि लॉज मस्ट बी एप्लीकेबल ऑन एवरी एंड एवरी पर्सन। एक स्टेट में जितने भी लोग हैं सभी के ऊपर इक्वली लॉ अप्लाई होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक पर्सन के लॉ अप्लाई हो रहा है दूसरे के लॉ अप्लाई नहीं हो रहा है। यूनिफॉर्म का मतलब है सभी के ऊपर इक्वली एक जैसा लॉ अप्लाई होना चाहिए। लॉ ऐसा होना चाहिए जो सभी के ऊपर इक्वली एप्लीकेबल है, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। यूनिफॉर्म। सेकंड इज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। जब भी लेजिस्लेचर लॉ बनाता है तो लेजिस्लेचर को एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करते हुए लॉज को बनाए। अर्थात जो कानून बनाए जाएंगे उसमें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का ध्यान रखना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या होते हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस मेरे दोस्तों दो प्रकार के प्रिंसिपल्स हैं। एक है ओडी अल्टम पार्टम, मतलब ओडी अल्टम पार्टम का मतलब होता है हियर द अदर पार्टी, हियर द अदर पार्टी आल्सो। मतलब अगर मान लो किसी एक पर्सन ने केस किया तो जिसने केस किया ना उसी को सुनकर हमने डिसीजन नहीं देना है, हमने जिसके ऊपर केस किया गया उसको भी सुनना है। और दूसरा जो प्रिंसिपल होता है नेचुरल जस्टिस का वो होता है नो वन कैन बी अ जज इन हिज ओन केस। रूल अगेंस्ट बायस बोलते हैं इसको, रूल अगेंस्ट बायस। रूल अगेंस्ट बायस मतलब कोई भी पर्सन अपने ही केस में खुद जज नहीं बन सकता। अगर मेरा केस चला है मैं खुद जज नहीं बनूंगा, अगर मैं खुद ही जज बना तो मैं अपने फेवर में डिसीजन दूंगा तो बायसनेस तो आएगी फिर। तो रूल अगेंस्ट बायस मतलब नो वन कैन बी जज इन हिज ओन केस। ये दोनों प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। और जब भी कानून बनाया जाता है तो इन दोनों प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। कानून ऐसे बनाना पड़ता है कि हम सभी को सुनने का मौका भी दें उस कानून में, अगर उस कानून में किसी का केस चलता है तो, और साथ में जिस पर्सन के ऊपर केस चला हुआ है वो खुद उस कानून खुद अपने केस को डिसाइड नहीं करेगा। सेकंड फीचर है हमारी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना पड़ेगा। तीसरा इम्पार्शियलिटी। लॉ इम्पार्शियल होना चाहिए। लॉ में किसी प्रकार की पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। लॉ सभी के ऊपर इक्वली एप्लीकेबल हो। ऐसा ना हो कि एक पर्सन के ऊपर लॉ जो है वो बोरिया ही स्ट्रिक्ट सेंस में एप्लीकेबल हो रहा है और दूसरे के ऊपर लिबरल सेंस में एप्लीकेबल हो रहा है। लॉ मस्ट बी इम्पार्शियल। देन रेमेडीज इन केस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट। एक अच्छा लॉ वही लॉ होता है जो लॉ बताने के साथ साथ रेमेडी भी दे। अगर उस लॉ की इन्फ्रिंजमेंट हो जाती है तो उसकी रेमेडी भी रेमेडी भी प्रोवाइड करवाए, ऐसा लॉ वैलिड लॉ होता है। तो लॉ मस्ट प्रोवाइड द रेमेडीज आल्सो अलोंग विद द प्रोविजंस। अगर आप उस लॉ बन गया, उस लॉ को वायलेट कोई करता है तो फिर क्या रेमेडी होगी, क्या किया जाएगा वो भी लॉ बताए। दिस इज अदर फीचर ऑफ द लॉ। देन टेरिटोरियल। लॉ हमेशा टेरिटोरियल होता है, जो एक पर्टिकुलर टेरिटरी के ऊपर एप्लीकेबल होता है। इंडिया का जो आईपीसी है उसकी टेरिटोरियल ये है कि इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल होता है, इंडिया के लोगों के ऊपर। हिंदू मैरिज एक्ट है वो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होता है। मतलब जो लॉ बनाया जाता है उसकी एक पर्टिकुलर जुरिडिक्शन होती है कि वो एप्लीकेबल कहाँ होगा। जनरली लॉज आर टेरिटोरियल इन नेचर, एक पर्टिकुलर टेरिटरी में एप्लीकेबल होते हैं और उसके बाहर नहीं एप्लीकेबल होते। जो लोग उस पर्टिकुलर टेरिटरी में रहते हैं उनके ऊपर लॉज एप्लीकेबल होते हैं, जो लॉ बनाए जाते हैं उस टेरिटरी के लिए। तो लॉज आर टेरिटोरियल इन नेचर, दे आर मेड फॉर द पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर टेरिटरी एंड दे आर नॉट एप्लीकेबल टू दोज पीपल हु आर नॉट लिविंग विद इन दैट टेरिटरी। यू मस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड। देन यूनिवर्सल। लॉज हमेशा यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल का मतलब है जो लॉ बना वो सभी के ऊपर एप्लीकेबल होगा, यूनिवर्सल तरीके से एप्लीकेबल होगा। ऐसा नहीं होगा एक पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है दूसरे के ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। यूनिवर्सल और यूनिफॉर्म दोनों में कंफ्यूज मत होना। यूनिफॉर्म का तो मतलब ये होगा कि जो लॉ है वो सभी के लिए एक जैसा है, सभी के लिए। और यूनिवर्सल का मतलब है सभी के लिए लॉ बनाया गया है। मान लो एक लॉ बना, उसमें लिख दिया इस पर्सन के लिए
ये लो है, इस पर्सन के लिए ये लो है, तो वो यूनिफॉर्म लो नहीं हुआ। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा सभी के लिए, और यूनिवर्सल मतलब सभी के ऊपर एप्लीकेबल होना चाहिए। देन डायनामिक, देन डेफिनेट, लो मस्ट बी डेफिनेट आल्सो, दिस इज अदर फीचर ऑफ द लो। लो डेफिनेट होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, धुंधला नहीं होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, दिस इज द अदर फीचर ऑफ द लो। देन डायनामिक का मतलब होता है जो चेंज होता है। लो ऐसा होना चाहिए जो चेंज होता है, होना चाहिए, या लो होता है जो डायनामिक है। लो इज डायनामिक इन नेचर, लो जो होता है वो चेंजेबल नेचर का होता है, लो हमेशा सेम नहीं रहता। अब आप देखो मोटर व्हीकल एक्ट 1939 में बना था, 1988 में चेंज हो गया, अब 2019 में फिर से चेंज हो गया, लगातार चेंज हो रहा है ना। वैसे ही कितने लॉज हैं हमारे, आईपीसी है टाइम टू टाइम चेंज होता रहा है, सीआरपीसी फिर से बोल रहे हैं चेंज करना है, एविडेंस एक्ट अभी चेंज करना है, ऐसा बोला जा रहा है। तो लॉ हमेशा सोसाइटी के चेंज होने के साथ चेंज होता जाता है, दिस इज द फीचर ऑफ द लॉ। तो आई होप आपको ये फीचर समझ आ रही होंगी। इसके अलावा पुनिशमेंट, लॉ कि एक फीचर ये भी है कि लॉ पनिशमेंट भी प्रोवाइड करवाता है। अगर आपने इस लॉ को माना तो ठीक है, अगर नहीं माना तो आपको सजा मिलेगी। तो लॉ ऑलवेज प्रोवाइड द पनिशमेंट आल्सो। देन प्रोटेक्शन ऑफ पीस, लॉज क्यों बनाए जाते हैं? पीस की प्रोटेक्शन के लिए, पीस मेंटेन करने के लिए। दिस इज द अदर फीचर ऑफ लॉ, दैट लॉज आर मेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पीस ऑफ सोसाइटी। अब इनको पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे लॉज के सोर्सेज क्या हैं, लॉ आता कहाँ से है, कहाँ से लॉ टर्म आई, कहाँ से कानून निकल के आए, लॉज के सोर्सेज क्या क्या हैं। तो मेरे दोस्तों अगर मैं लॉ के सोर्सेज की बात करूं तो इसका मतलब है व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ लॉ, लॉ ओरिजिन कहाँ से हुआ है, कहाँ से निकल के सामने आता है लॉ। तो सबसे पहला सोर्स है कस्टम एंड यूसेज। हमारे कस्टम, हमारे यूसेज जो हैं वो लॉ का सबसे पहला सोर्स माने गए हैं। मेरे दोस्तों इन टूडेज ईरा ऑल द लॉज आर बेसिकली बेस्ड ऑन कस्टम। नाउ कस्टम क्या होते हैं? तो कस्टम का मतलब है वो सभी चीज़ें, वो सभी रूल्स, वो सभी हैबिट्स जो हम सदियों से फॉलो करते आ रहे हैं वो हमारे कस्टम बन जाते हैं। जिस चीज़ को हम सदियों से फॉलो करते आ रहे हैं वो हमारे कस्टम बन जाते हैं, वो हमारे यूसेजेस बन जाते हैं। तो मेरे दोस्तों जो चीज़ हम सदियों से फॉलो करते आ रहे हैं ना, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए जो हमारी गवर्नमेंट है वो लॉ बना देती है, हमारी गवर्नमेंट उसी प्रकार के लॉ बना देती है। बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल हमारी सोसाइटी में कस्टम है, बहुत सदियों से चलता आ रहा है कस्टम कि दो भाई बहन आपस में शादी नहीं कर सकते। तो बाद में लॉ क्या बन गया? लॉ ये बन गया कि नो टू पर्सन कैन नॉट मैरी विद ईच अदर इफ दे आर स्पिंडास टू ईच अदर। हिंदू मैरिज एक्ट में ये लॉ बन गया। बोलने का मतलब क्या है कि अगर कोई रिचुअल है, कोई कस्टम है, कोई ट्रेडिशन है जो हम लॉन्ग टाइम से फॉलो कर रहे हैं और कंटिन्यूसली हम उसको अभी भी फॉलो कर रहे हैं और वहाँ के लोग यूनिवर्सली, वहाँ के सभी लोग उस चीज़ को फॉलो करते हैं और वो जो फॉलो करने वाली चीज़ है वो बहुत एंशंट है, बहुत पुरानी चीज़ है, सभी लोग फॉलो कर रहे हैं, लगातार फॉलो कर रहे हैं, बहुत टाइम हो गया फॉलो करते हुए। तो जो वो कस्टम होगा वो लॉ बन जाएगा। ये कस्टम के इसेंशियल एलिमेंट्स हैं। व्हेन अ कस्टम वुड बिकम लॉ, अ कस्टम वुड बिकम लॉ ओनली इफ दैट कस्टम इज एंशंट। पुराना कस्टम होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आज कस्टम शुरू कर दिया लोगों ने अपनी मर्जी से ही। दैट कस्टम मस्ट बी फॉलोड बाय पीपल सिंस लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम से फॉलो करते आ रहे हो पीपल। दैट कस्टम मस्ट बी फॉलोड बाय पीपल कंटिन्यूसली विदाउट एनी ब्रेक, लगातार लोग उसे फॉलो करते आ रहे हो बिना किसी ब्रेक के। दैट कस्टम मस्ट बी फॉलोड बाय द पीपल ऑफ दैट सोसाइटी यूनिवर्सली, सारे फॉलो करें उस कस्टम को। जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं और वो कस्टम भी रीजनेबल होना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो कस्टम रीजनेबल ही नहीं है, अनरीजनेबल कस्टम है जो हम सोच नहीं सकते। ऐसा भी कोई कस्टम हो सकता है, ऐसा कस्टम नहीं होना चाहिए, रीजनेबल कस्टम होना चाहिए। और कस्टम जो है वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कस्टम क्या बोलता है किसी का मर्डर करना, जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। ऐसे ऐसे कस्टम लॉ नहीं बनेंगे। लॉ केवल वही कस्टम बनेंगे जो काफ़ी लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हैं लोग, उसको यूनिवर्सली सभी लोग फॉलो कर रहे हैं बिना किसी ब्रेक के, कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं। वो कस्टम भी रीजनेबल है और वो कस्टम पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट भी नहीं है। जब ये सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी तो ऐसे कस्टम जो है वो लॉज बन जाएंगे। तो पहला सोर्स क्या है लॉ का? कस्टम। लॉ कहाँ से निकल के सामने आता है? कस्टम से। मेरे दोस्तों आपको बता दूं, आज जितने भी हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट है और ये बहुत सारे हमारे लॉज बने हुए हैं वो सारे कस्टम पर बेस करते हैं।
पुराने टाइम से जो हम कस्टम फॉलो करते आ रहे थे, उन्हीं कस्टम को ध्यान में रखते हुए आज वो रिटन लॉज बन गए। तो सबसे पहला सोर्स जो है वो कस्टम है, वो यूसेज है। दूसरा सोर्स क्या है? रिलीजन। रिलीजन तो बड़ा ही महत्वपूर्ण सोर्स है एक लॉ का। सबसे पहले ओल्ड टाइम पर जो कंसेप्ट शुरू हुआ वो था नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉ जो था डायरेक्टली लिंक करता था रिलीजन के साथ। रिलीजन से निकल के आया नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉ कहां से बना? रिलीजन से। तो रिलीजन एक सोर्स है लॉ का। रिलीजन हमें बताता है लॉ के बारे में। एक हिंदू धर्म जो होगा वो हिंदू धर्म के लोगों को रेगुलेट करने के लिए बहुत सारी चीजें बताएगा। मुस्लिम धर्म जो रिलीजन है वो अपनी बहुत सी चीजें बताएगा मुस्लिम धर्म के लोगों को रेगुलेट करने के लिए। तो हम जो लोग हैं वो अपने धर्म के अनुसार कानूनों को फॉलो करते हैं और रेगुलेट भी होते हैं। आप देखिए हमारे देश में कितने कानून हैं वो धर्म के बेस पर बने हैं। हिंदू मैरिज एक्ट हिंदू धर्म के आधार पर बना है। प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम वुमेन एक्ट मुस्लिम लॉ के अनुसार, मुस्लिम धर्म के अनुसार बना है। मुस्लिम का जो मैक्सिमम जो लॉ है मुस्लिम्स का, वो कुरान धर्म के ऊपर बेस करता है। हिंदुओं का लॉ, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, वो सारे कहाँ से आए? हिंदू रिलीजन से निकल के सामने आए हैं। तो रिलीजन जो है वो लॉ का बड़ा ही महत्वपूर्ण सोर्स माना गया है, एक बड़ा ही फेमस सोर्स माना गया है। सालमन ने क्या बोला था? ध्यान से देखना सालमन ने क्या बोला था। आई एम सॉरी, इसमें सालमन नहीं आएगा। एंशियंट टाइम में क्या था मेरे दोस्तों? इसमें एंशियंट टाइम में क्या था? एंशियंट टाइम पर लोग रिलीजन से रेगुलेट होते थे, अपने रिलीजन के बाहर जाकर कोई गलत काम नहीं करते थे। रिलीजन लोगों को रेगुलेट करता था। तो रिलीजन एक सोर्स बनकर आया हमारे सामने लॉ का। इसके अलावा अगला है लेजिस्लेचर। ये तो अभी प्रेजेंट टाइम में बड़ा महत्वपूर्ण सोर्स है। हमें पता है गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। और जो पहला लेजिस्लेचर है ये सोर्स क्या करता है? ये लॉ बनाता है, लॉ मेकिंग काम। अभी इस प्रेजेंट सोसाइटी में गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन में जो सोर्स है, जो लॉ बनाने वाला ऑर्गन है वो लेजिस्लेचर है। एग्जीक्यूटिव लॉ को एग्जीक्यूट करता है, जुडिशियल लॉ को इंटरप्रेट करती है। तो लेजिस्लेचर इज अ वेरी वेरी फेमस एंड इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मेकिंग ऑफ लॉ एट प्रेजेंट टाइम। इस टाइम पर बड़ा महत्वपूर्ण सोर्स है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में कौन आते हैं? बॉडी ऑफ लेजिस्लेचर्स, हमारे एमपीज, हमारे एमएलएज जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, लेजिस्लेचर में बैठते हैं और लॉज बनाते हैं। लेजिस्लेचर क्या करते हैं? लोगों की बातों को सुनते हैं, जाके पार्लियामेंट में रखते हैं, संसद में रखते हैं और जाकर फिर उसके लिए लॉज बनाते हैं। सालमन ने क्या बोला था? ध्यान सुनना। लेजिस्लेशन इज दैट सोर्स ऑफ लॉ विच कंसिस्ट इन द डेक्लेरेशन ऑफ लीगल रूल बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी। लेजिस्लेचर क्या है? वो सोर्स है लॉ का जिसमें लॉ कौन बनाता है? कंपिटेंट अथॉरिटी बनाती है। तो दिस इज द अदर सोर्स ऑफ लॉ। इसके अलावा जो आज के प्रेजेंट टाइम पर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सोर्स है लॉ का, वो है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब होता है लॉज मेड बाय जजेस, मेड बाय जजेस। मेरे दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि जजेस के सामने केस आता है, पर उस केस को सॉल्व करने के लिए कोई कानून ही नहीं बना होता। फिर जज अपना दिमाग लगाते हैं, जज साहब अपना इक्विटी के बेस पर, गुड कॉन्शियस के बेस पर, इसी से निकल के आ जाएगा इक्विटी। इक्विटी भी एक लॉ का सोर्स होता है बच्चों, इक्विटी। जज जो है वो इक्विटी के आधार पर अपना दिमाग लगाकर, आर्बिट्रेरीनेस ना होकर जज क्या करते हैं? अपना डिसीजन देते हैं, और जो वो डिसीजन देते हैं वो प्रेसिडेंट बन जाता है, वो लॉ बन जाता है। मतलब व्हेन देयर इज नो लॉ ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट कम्स बिफोर द जजेस टू डिसाइड, देन जजेस अप्लाई देयर जुडिशियल माइंड एंड गिव डिसीजन, एंड दैट डिसीजन बिकम्स द जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, दैट डिसीजन बिकम्स द लॉ। वो लॉ बन जाता है, वो जजेस लॉ बनाते हैं, वो जज मेड लॉ बोलते हैं इसको, जज मेड लॉ। तो ये भी सोर्स है लॉ का। हम पढ़ रहे हैं लॉ आता कहाँ से है जी? कस्टम से आया, रिलीजन से आया, लेजिस्लेचर के जरिए से आया। लेजिस्लेचर बड़ा महत्वपूर्ण सोर्स है प्रेजेंट टाइम पे लॉ बनाने का, और प्रेसिडेंट्स जो हैं, जजेस भी बड़े महत्वपूर्ण सोर्स हैं इस टाइम पर, प्रेजेंट टाइम पर लॉ बनाने में। इसको फॉलो करने वाले कौन थे? मैंने शुरू में बताया था होल्मस ने इसको फॉलो किया, जस्टिस ग्रे ने इसको फॉलो किया। आप ये बातें लिखोगे तो अब सोर्सेज आपको आई होप समझ आ गए होंगे। इसके अलावा अगला सोर्स 5 में लिख सकते हो आप, इक्विटी। इक्विटी भी एक सोर्स है। जब किसी पॉइंट पर कोई लॉ नहीं होता तो जज साहब इक्विटी के बेस पर, गुड कॉन्शियस के बेस पर, इक्विटी का मतलब होता है आर्बिट्रेरीनेस का ना होना, जहां पर आर्बिट्रेरीनेस नहीं होती, ऑन द बेसिस ऑफ रूल ऑफ लॉ, ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी, ऑन द बेसिस ऑफ नो आर्बिट्रेरीनेस, जज साहब अपना डिसीजन देते हैं, वो भी एक लॉ बन जाता है। Thank you guys, thank you so much for watching the video. Please keep supporting us, like the video also. और दूसरा पार्ट जरूर देखें। दूसरे पार्ट में मैं बेसिकली
टाइप्स ऑफ लॉ को डिस्कस करूंगा अच्छे से, तो प्लीज़ पार्ट 2 जरूर देखें। थैंक यू सो मच।